everyone. Welcome to Aryan's Padhaku. I'm your business studies expert, Prapti Grover. So I hope I'll be able to give you a good review about how the question paper went. So मुझे लगता है कि हर किसी बच्चे का पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा बिकॉज मेरे हिसाब से पेपर बच्चों के लिए ईजी था. हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा लेंथी था अगर हम पीछे कंपेयर करते हुए आए, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी ईजी पेपर. या देयर वर सम फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस जिसमें आपको दिक्कत लगी होगी या आपको सोचना पड़ा होगा कि यहाँ पे क्या करना है, बट अदरवाइज पेपर वाज वेल. सो यू कैन स्कोर गुड एंड आई थिंक सो बिजनेस स्टडीज़ जो है ये आपकी परसेंटेज को काफ़ी हाई लेके जा सकता है. सो पेपर होने के बाद देयर वर सम क्वेश्चंस जो बच्चों को पूछने थे, तो मैं आपके सामने उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना चाहती हूँ. So there was one question which says, did CBSE bring any change in the paper which was completely unexpected? So अगर हम CBSE का सैम्पल पेपर उठाएं तो CBSE के सैम्पल पेपर में इस बार पहले ही कह दिया गया था कि कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, और जैसे कि हमने पेपर में देखा कि कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं था. दूसरा, CBSE के सैम्पल पेपर में इस बारी जो उन्होंने न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी वो थी डायरेक्ट क्वेश्चंस की रेशियो बढ़ा दी गई और केस स्टडीज़ की रेशियो डिक्रीज कर दी गई है. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बारी जो थे वो ऑलमोस्ट 31 to 32 मार्क्स के थे, विच मेक्स 40% ऑफ योर पेपर. सो पहले एक बच्चे के लिए पास होना काफ़ी दिक्कत होता था, बट डायरेक्ट पेपर की वजह से या डायरेक्ट क्वेश्चंस की वजह से इट इज़ नाउ वेरी ईजी फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट टू क्रैक दिस. केस स्टडीज़ का रेशियो जो था वो डिक्रीज कर दिया गया. प्लस सैम्पल पेपर के अंदर इस बारी डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि सेम हमारे पेपर में देखने के लिए मिले. जैसे एक था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और वो सेम क्वेश्चन आपको CBSE के पेपर में भी मिला. एक नई चीज़ जो इस बारी पेपर में देखने को मिली वो थी केस स्टडीज़ की क्लैरिटी. सो अगर आप इतने सालों से केस स्टडीज़ को देख रहे हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि केस स्टडीज़ जो थी वो थोड़ी वेग हुआ करती थी, कुछ एम्बिग्विटी होती थी क्वेश्चंस में, तो डिफ़िकल्ट होता था बच्चे को फाइंड आउट करना कि उसका क्या आंसर है. जैसे कि लिखा होता आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता था कि वो क्या कॉन्सेप्ट होगा. बट इस बारी जब आपने क्वेश्चंस देखा तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्लान और आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो वो कॉन्सेप्ट लेके उसने कंफ्यूज नहीं किया. सो ओवरऑल जो केस स्टडीज़ थी वो काफ़ी क्लियर और टू द पॉइंट थी. अनदर थिंग विच वॉज चेंज दिस टाइम वॉज कि पहले क्या होता था कि सिर्फ आपसे पूछा जाता था कि आइडेंटिफाई करिए और कोट करिए, बट इस बारी क्या हुआ है, आइडेंटिफाई प्लस कोट प्लस एक्सप्लेनेशन थी, जिसकी वजह से जो पेपर की लेंथ थी वो बढ़ गई थी. और जो लेंथ ऑफ केस स्टडीज़ अगर आप देखेंगे वो भी रिड्यूस कर दी गई है. इवन 6 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो केस स्टडीज़ शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट कर दी गई. तो इन सब चीज़ों से बच्चों का पढ़ने का टाइम तो सेव हो गया, बट लेकिन क्योंकि बच्चों से इस बारी ज़्यादा लिखवाया गया है तो इसलिए मैं कहूँगी कि पेपर थोड़ा लेंदी था. जनरली बच्चे 2 आवर्स या 2 आवर्स 15 मिनट्स में पेपर ख़त्म कर देते, बट इस बारी 2.5 घंटे कम से कम हर एक बच्चे को लगा ही है. सो दिस वॉज ऑल ओवरऑल चेंज इन द पेपर. So another question is, can the question paper be taken as balanced paper according to class 12th level? So I would say it was balanced. सारी चीज़ें कवर करी गई थी. जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज के फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की बात करते हैं, वो सारे ही पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर के अंदर कवर करे गए थे. और ये पेपर जो था बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बना था. सो इट वॉज अ बैलेंस्ड पेपर. थर्ड क्वेश्चन इज, डिड द पेपर इंक्लूड सम कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस? येस, देयर वर सम ट्रिकी क्वेश्चंस. जैसे कि अगर आप दिल्ली का पेपर देखेंगे 1 मार्क का, जिसमें पूछा गया है कि आप जनरल प्रिंसिपल हाईलाइट करिए, तो उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हुई कि इसका आंसर क्या है. एक और क्वेश्चन था जहाँ पर बोला था एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज थे कि वो इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा घबराया है. अनदर क्वेश्चन वाज देयर इन सेक्शन डी जहाँ पर स्टेबलाइजर्स की बात करी गई और पूछा गया कि इसका बताइए स्ट्रक्चर क्या है. तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन था कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बात तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की हो रही है जो कि स्टेबलाइजर, बट लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा था कि वो एरिया टू एरिया बनाया जा रहा है, प्लस वहाँ पे रीजन्स की बात करी गई, तो बच्चा ये भी कंफ्यूज था कि डिविजनल स्ट्रक्चर है. तो क्वेश्चन में तो एम्बिग्विटी नहीं थी, बट लेकिन हाँ बच्चा यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि इसमें क्या आंसर करें. अदरवाइज एज सच कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, बट अगर बच्चे को क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की और वो अच्छे से पढ़ के आया है तो पक्का उसने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर इन दिस पेपर. सो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा, तो मुझे लगता है कि 80 में से बच्चा 40 to 50 तो आराम से स्कोर कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इवन केस स्टडीज़ भी सिंपल थी. तो 40 मार्क्स स्कोर करना मुझे नहीं लगता कि बच्चे के लिए दिक्कत रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रिकी क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड फ्रॉम विच टॉपिक्स. सो हमेशा की तरह जैसे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है, ये बच्चों को टॉपिक कंफ्यूज करता है, तो वो सेम क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिला, जिसमें कविता थी जिन्होंने जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. तो बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज थे, जबकि ये क्वेश्चन सेम बोर्ड्स में आ चुका है सिमिलर टाइप का. अगर आप देखें 2017 का बोर्ड्स पेपर, तो वहाँ पर भी एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे 2 जनों को अपॉइंट किया गया था, और क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन सिमिलर नेचर का था. केस स्टडीज़ का पैटर्न लास्ट ईयर के बोर्ड्स और उससे पहले के सिमिलर मैच करते हुए जा रहे थे और सैम्पल पेपर की तरह ही थे. तो अगर हम बात करें कि कितने ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो ओवरऑल पेपर में आई वुड से कि देवर 4 to 5 ट्रिकी क्वेश्चंस. सो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे वही बच्चे के लिए एक तरीके से ट्रिकी रहे. डायरेक्ट पेपर में अगर हम देखें, जैसे क्वेश्चन था व्हाट इज़ जॉब एनरिचमेंट, तो अगर बच्चे ने पढ़ा होगा अंदर से तो उसे पता होगा जॉब एनरिचमेंट क्या है. तो वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ट्रिकी क्वेश्चन था, इट वॉज डायरेक्ट, बट हाँ वो टॉपिक के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन था. हाउ डिफरेंट वॉज पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो केस स्टडीज़ की रेशियो है वो 70% थी, 70 to 75%, और इस बारी जो रेशियो ऑफ केस स्टडीज़ थी वो है सिर्फ 60%. डायरेक्ट क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, प्लस जो सबसे अच्छा चेंज इस पेपर में आया था वो था चॉइस का. तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर पेपर में चॉइस नहीं थी, बट इस बारी आपको इंटरनली चॉइस दे दी गई है. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 28 मार्क्स की इंटरनल चॉइस बच्चे को दी गई है, विच मेक्स 35%, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द पेपर. इसके अलावा केस स्टडीज़ शॉर्ट कर दी गई, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ. सो अगर हम देखें, एक और चीज़ जो चेंज आया है वो है सेक्शन वाइज. सो पहले पेपर क्या होता था कि क्वेश्चंस होते थे जिसके अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं था कि 1 मार्कर 3 मार्कर का, जो इस बारी किया गया. तो अगर आप देखेंगे पेपर आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था. सेक्शन ए 1 मार्कर, सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चंस थे, सेक्शन सी 4, डी 5 एंड ई जो 6 था. तो इसमें मुझे लगता है बच्चे को अटेम्प्ट करने के लिए प्लस एग्जामिनर को चेक करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि बच्चे ने पहले सेक्शन ई अटेम्प्ट किया तो हमें पता है ये सारे 6 मार्क के क्वेश्चन हैं, और बच्चा भी चाहे तो वो पहले सेक्शन ई और उसके बाद अगर वो कंफर्टेबल है तो वो ए में जा सकता है. तो ये एक बहुत बेटर चेंज था जो मुझे लगा कि इस बारी CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द फॉर्मेट ऑफ CBSE जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द पेपर लेंदी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट ऑफ 3 आवर्स. 3 आवर्स के हिसाब से देखें तो पेपर लेंदी नहीं था, टाइम भी कंप्लीट हो जाने वाला पेपर था. लेकिन हाँ, अगर मैं लास्ट ईयर या कमिंग ईयर्स से अगर कंपेयर करूँ तो पेपर उसके कंपेरेटिव थोड़ा लेंदी था, बिकॉज बच्चे को इस बार एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ा. हर चीज़ के अंदर उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी. पहले हम पेपरों में देखते थे कि अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है तो आपको मार्क्स मिल जाते थे, बट अगर आप इस बारी का पेपर देखें तो आपको आइडेंटिफाई करना था. कई बार आपसे कोटिंग भी पूछी है और आपसे पूछा गया है कि आप उसको एक्सप्लेन भी करें. और जैसे कि आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, स्टेट द इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, तो वहाँ पर मेरे को लगता है बच्चे ने अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बच्चे को डर रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं सफिशेंट आंसर लिखूँ सो दैट मेरे मार्क्स डिडक्ट ना हो. सो पेपर वॉज नॉट लेंदी आई वुड से, बट या फ्रॉम लास्ट ईयर आई वुड से कि पेपर जो था थोड़ा सा लेंदी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the overall difficulty level? So it was high, low or moderate. So I would say it was average paper, moderate difficulty थी. Only few questions were there जिसमें दिक्कत आई, otherwise paper जो था वो average था, not too easy, not too hard, but an average paper. Next question, how much weightage was given to HOTS question? So अगर आप पेपर देखें तो केस स्टडी कई बार बच्चे के लिए HOTS क्वेश्चन ही हो जाता है. तो अगर हम देखें तो कुछ 15 से 20% क्वेश्चंस जो थे वो हॉट्स थे. और अगर बच्चे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है या वो बच्चा इम्पोर्टेंस पढ़ के आया है लेकिन उसको अंदर का मटेरियल नहीं पता कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उन लाइन्स को कोट करना या उन इम्पोर्टेंस को फाइंड आउट करना. जैसे कि एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स, आपका पहला क्वेश्चन ही जो था वो टाइप्स ऑफ प्लान पे था, जो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना.
इसको मैं हॉट्स कैटेगरी में डालूंगी, बिकॉज अगर बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि ये टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी के अंदर फ़र्क नहीं पता, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। 20% जो था वो हॉट्स क्वेश्चन था। अगर बच्चे को सिर्फ 85 और 90% स्कोर करना है तो वो कर सकता है, बट 90% से ऊपर स्कोर करना थोड़ा चैलेंज हो सकता है बच्चे के लिए। उसके लिए उसको कंप्लीट नॉलेज चाहिए ऑफ द कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, how many case studies were given? I have already told this that there were 48 marks case studies, which constitutes almost 60% of the total paper, जो कि लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली कम कर दिया गया है। तो ये तो थे आप लोगों के क्वेश्चंस। अब अगर हम देखें कि अगर किसी बच्चे ने शायद पूरे साल ना पढ़ा हो और कुछ ही टॉपिक्स करके गया हो और या फिर उसको केस स्टडी में बहुत डर लगता हो, तो अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे और उनका आंसर दिया होगा तो पास होने में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत आई होगी। तो अगर हम कंपार्टमेंट का रिजल्ट कंपेयर करें तो आई एम श्योर कि वो आने वाले जो भी कुछ साल आए थे जिनमें कंपार्टमेंट्स आ रही थी, उससे रिजल्ट जो है वो बेटर गया होगा और कंपार्टमेंट का रेशियो कम हुआ होगा। और अगर हम बात करें किसी एक एवरेज बच्चे की, तो एवरेज बच्चा आराम से 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है 80 में से, और जाहिर सी बात है कि आपके इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स हुए होंगे, तो 70% to 80% स्कोर करना कोई बिग डील नहीं थी। और अगर हम बात करें जो बच्चे काफ़ी अच्छा पेपर करके आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो 90% स्कोर कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने इन ट्रिकी क्वेश्चंस को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से अगर किया होगा तो आई एम श्योर कि वो 95% से भी ऊपर स्कोर कर सकते हैं। एंड आई एम इवन एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई बच्चा है जो पूरा पेपर ठीक करके आया है तो 100 आना भी इस पेपर के अंदर कोई बिग डील नहीं होगी। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड पेपर एंड आप लोगों ने सभी ने, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा पेपर किया होगा। एंड ये जो रिज़ल्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, ये आपकी ओवरऑल कॉमर्स की परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकता है। इफ़ योर पेपर वेंट वेल, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपका पेपर अच्छा भी नहीं गया तो इसमें आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी आपके पेपर्स रहते हैं। तो आप अपने पेपर्स, आने वाले पेपर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके अंदर अपना 100% दीजिए। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। थैंक यू।